शामिल है। यदि मैं उस प्रदेश की आप लोगों से बात करना चाहूँ तो मुख्य रूप से मैं आपसे बात करूँ कि उस थार के मरुस्थल में जितने जनसंख्या पाई जाती है उसके कहीं कम, उससे कई गुना कम जनसंख्या अन्य किसी भौतिक प्रदेश में नहीं पाई जाती है। इसका मीन्स अर्थात उससे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, चाहे उत्तर का विशाल मैदान हो, चाहे अरावली पर्वतमाला के आसपास वाला भाग हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत हो, चाहे द्वीपमालाएं हो। जो थार के मरुस्थल में जो परिस्थितियां बनी हैं, जो कंडीशंस तैयार हुई हैं, वह मानव के अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। जब मानव के अनुकूल वह परिस्थितियां नहीं थी तो मानव ने वहाँ पर अपने निवास स्थान के लिए जो परिस्थितियां तैयार की हैं वह परिस्थितियां कुछ ही हद तक मानव उनको परिवर्तित कर सकता है। तो वहाँ पर मानव का जो जनसंख्या का बसाव होगा वह बसाव वहाँ के पर्यावरणीय जो समायोजन है वह पर्यावरणीय समायोजन के अनुसार ही होगा। यदि शीत प्रदेश है, यदि मरुस्थलीय प्रदेश है, यदि अति वर्षा वाला प्रदेश है, तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी हैं, इस प्रकार की परिस्थितियाँ वहाँ पर संचालित हो रही हैं, तो वहाँ जनसंख्या कम होगा, जनसंख्या का वितरण विरल होगा, कम होगा, जनसंख्या कम पाई जाएगी। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या का घनत्व भी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कम होगा, क्योंकि जनसंख्या का वितरण कम है, जनसंख्या का घनापन कम है, जनसंख्या विरल है वहाँ पर। क्योंकि जो मानव रह रहे हैं वो अधिकतम मानव ने तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार समायोजन नहीं किया और बहुत कम मानव ने, मानव समुदाय के बहुत छोटे से वर्ग ने वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजन कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार जो समायोजन हुआ वो प्रत्येक मानव नहीं कर सकता। अब प्रत्येक मानव नहीं कर सकता तो जनसंख्या तो रहती है, लेकिन जनसंख्या जिस अनुपात में रहनी चाहिए कम रहती है। तो जनसंख्या का वहाँ पर कौन सा वितरण हो गया, जनसंख्या का वहाँ पर कौन सा वितरण, वहाँ पर जनसंख्या का विरल वितरण हो गया। जब जनसंख्या का यहाँ पर विरल वितरण हो गया तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पर क्या होगा, लो होगा। अर्थात वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। जब वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा तो वहाँ के स्थानिक वितरण ने, अब मैं एक दूसरी ओर आ जाता हूँ, मध्यवर्ती मैदानी भाग की मैं बात करूँ आपसे, गंगा, सिंधु और सतलज के मैदान की बात कर लूँ मैं। यानी जो गंगा, सिंधु, जो सतलज नदी का मैदान है, जो यानी उसके द्वारा यमुना नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी आदि के द्वारा जो पोषित प्रदेश है, वहाँ पर का धरातल कैसा है, वहाँ का धरातल मैदानी है। मैदानी धरातल में नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जब नदियाँ वहाँ पर प्रवाहित होती हैं तो वहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाती है, वहाँ की मिट्टी एलुवियल सोइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कांपीय मृदा पाई जाती है। अर्थात संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में शामिल किया जाता है तो जलोढ़ मृदा को शामिल किया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रतिवर्ष नवीन कांप मिट्टी का जमाव होता है। तो मानव की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वह कृषि भूमि पर आधारित व्यवसाय है। जब कृषि भूमि पर आधारित व्यवसाय है मानव का, मानव इस प्रकार के जब व्यवसाय को संपादित कर रहा है तो इस उदाहरण की तुलना में, जो मैंने उदाहरण आपके सामने पहले प्रस्तुत किया है, पेश किया है, उस उदाहरण की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या का वितरण, यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। यानी जनसंख्या का वितरण सघन होगा तो सघन जनसंख्या घनत्व तो पाया जाएगा, क्योंकि मानव जिस प्रदेश में रह रहा है वह स्थान मानव के अनुकूल है।
वह स्थान मानव की परिस्थिति के अनुकूल है। वहाँ पर मानव अपने आप का समायोजन कर सकता है। अपने आप को वहाँ पर रहने के लिए मानव क्या कर सकता है? मानव एडजस्ट करने का कार्य वहाँ पर कर सकता है। तो मुख्य रूप से बात करें वहाँ की कौन सी परिस्थितियाँ, वहाँ की स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ का स्थानिक वितरण, वहाँ की स्थानिक परिस्थितियों ने वहाँ की कंडीशन को क्या किया? वहाँ की कंडीशन को तैयार किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मानव भूगोल में स्थानिक वितरण को स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन को महत्वपूर्ण माना गया है। स्पिरिचुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो बिंदु हमारे पास में आए, उन बिंदु के हमने 3 एस्पेक्ट रखे, 3 पक्ष रखे। सबसे पहला हमारे पास में डेंसिटी आती है, दूसरा हमारे पास में डिस्प्रेशन आता है और तीसरा हमारे पास में पैटर्न आता है। तो मानव जिस स्थान विशेष पर रहेगा वहाँ पर उसी वैसे ही प्रकार के किसका निर्माण करेगा? वैसे ही प्रकार के अधिवास का निर्माण करेगा। और मानव जिस स्थान पर रहेगा और जहाँ पर जिस प्रकार के अधिवास का निर्माण करेगा, वह अधिवास मानव की पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार होगा। क्योंकि मानव पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित करते हुए वहाँ पर अधिवास का निर्माण नहीं करेगा, तो मानव का अस्तित्व वहाँ पर नहीं बचा पाएगा, या मानव अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मानव ने वहाँ की स्पिरिचुअल कंडीशन को ध्यान में नहीं रखा है। और जब तक स्पिरिचुअल कंडीशन को ध्यान में नहीं रखता है तब तक वहाँ क्या नहीं हो सकता? मानव अपने आप को वहाँ पर क्या नहीं कर सकता है? मानव वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है। यदि हम उद्देश्य के अगले बिंदु पर चलते हैं, जो हमारे पास में उद्देश्य आया, यदि इस उद्देश्य के हम अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला बिंदु हमारे पास में आता है वो यह आता है कि वातावरण में मानव निर्मित या सांस्कृतिक वातावरण में मानव निर्मित वातावरण में क्या? मानव निर्मित व सांस्कृतिक तथ्यों व या एक ही बात है, आप कैसे भी लिख लीजिएगा, या सांस्कृतिक है। कौन से तथ्य? सांस्कृतिक तथ्यों, जिसमें आप शामिल कर सकते हो कृषि, पशुपालन, कृषि, यानी जो सांस्कृतिक तथ्य हैं आप उसमें क्या क्या शामिल करोगे? हम उसमें शामिल करेंगे कृषि को, कृषि के साथ साथ पशुपालन को, व्यापार को, निर्माण को, खनन को। इसके अलावा देखिए विनिर्माण के साथ साथ आखेट के साथ साथ हम शामिल करेंगे क्या? खनन, यानी कृषि, पशुपालन, यानी कृषि को हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। हम यहाँ कृषि के साथ साथ किसको शामिल कर रहे हैं? पशुपालन को शामिल कर रहे हैं, आखेट को शामिल कर रहे हैं, खनन को शामिल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने व्यापार के साथ साथ हमने उद्योग, वन, खनन, उद्योग, वन व व्यापार, वह हमने किसको शामिल कर दिया? यहाँ पर हमने शामिल कर दिया किसको? व्यापार को। यानी वातावरण में मानव निर्मित या सांस्कृतिक तथ्यों, तो मानव निर्मित, और मैं यदि सांस्कृतिक तथ्यों की आपसे बात करता हूँ तो मेरे पास में तथ्य कौन कौन से आए? एक कृषि आया, पशुपालन आया, विनिर्माण आया, आखेट आया, खनन आया, उद्योग आया, और क्या आ गया मेरे पास में? व्यापार से तथा मानव निवास की बस्तियों से
मैं इसी टॉपिक को देखो, मैंने कोष्टक को बंद कर रखा है, आप देखिए इसके मैं आगे बढ़ा रहा हूं। से तथा मानव निवास की बस्तियों तथा मानव निवास की बस्तियों, मानव निवास की, से तथा मानव निवास की बस्तियों, नगरीय जनसंख्या सघनता, नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या सघनता, यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मैं उसी की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। नगरीय जनसंख्या सघनता, और सघनता के साथ साथ सामाजिक संगठन, विज्ञान तथा प्राविधिकी, सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन, विज्ञान तथा प्राविधिकी, सामाजिक संगठन, विज्ञान और विज्ञान के साथ साथ क्या, प्राविधिकी के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर, पारिस्थितिकीय समायोजन है। पारिस्थितिकीय समायोजन को, ये समायोजन है या समायोजन का मेजरमेंट करते हैं, एक ही बात है, या समायोजन मापते हैं। अब देखिए इधर आप, वातावरण में मानव निर्मित या सांस्कृतिक तथ्यों, वातावरण में किसके द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित, यानी वातावरण में मानव के द्वारा निर्मित, वातावरण में किसके द्वारा निर्मित, वातावरण में मानव के द्वारा निर्मित। जब वातावरण में मानव के द्वारा निर्मित कोई तथ्य हैं, वातावरण में मानव के द्वारा निर्मित कोई तथ्य हैं, यानी मानव निर्मित, एक ही बात है, मानव निर्मित कह दो या सांस्कृतिक तथ्य कह दो, यानी मानव ने निर्माण किया है। देखिए वर्तमान समय की मैं बात करूं, वर्तमान मानव की मैं आपसे बात करना चाहूं तो वर्तमान मानव में और आदि मानव में काफ़ी अंतर हुआ करता था, सोच का, उसके साथ साथ उसके व्यवसाय का, उसके रहन सहन का, उसकी आजीविका का, वो विभिन्न प्रकार का क्या हुआ करता था, विभिन्न प्रकार का अंतर हुआ करता था। अंतर किस आधार पर हुआ करता था कि जो आदिम मानव था, उस आदिम मानव की जो नीड्स थी, जो आवश्यकताएं थी, वह आवश्यकताएं बहुत ही कम थी, बहुत ही यानी सीमित थी, बहुत ही लिमिटेड नीड्स थी उसकी। इसका मतलब वर्तमान समय में मानव की इच्छाएं बढ़ी, मानव की लालसाएं बढ़ी। जब मानव की इच्छाएं या मानव की लालसाएं बढ़ी तो मानव ने अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को डिस्ट्रॉय किया, नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय किया, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने का कार्य किया। जब मानव ने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने का कार्य किया तो उसके द्वारा क्या होता है, जब मानव इस प्रकार के संसाधनों को नष्ट कर रहा है, कौन से प्राकृतिक संसाधनों को जब मानव नष्ट कर रहा है तो उसके द्वारा उसने उसके स्थान पर नई चीज को रिप्लेस किया। तो नई कौन सी चीज को मानव ने रिप्लेस किया, मानव ने नई चीज रिप्लेस की सांस्कृतिक भूदर से, कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप जो शब्दावली का प्रयोग किया है
वो कार्ल सावरमोदे ने किया है, ठीक है ना। भूगोलवेता कार्ल सावरमोदे, यानी जो कल्चरल लैंडस्केप बनाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन कौन से सांस्कृतिक भूदृश्य मानव ने अपने मानवीय श्रम की सहायता से बनाया है। तो कृषि के लिए कृषि भूमि को तैयार करना वो सांस्कृतिक भूदृश्य में शामिल है, क्योंकि मानव ने अपने मानवीय श्रम की सहायता से इस प्रकार के कार्यों को क्या किया है, संपादित किया है। इसी के साथ साथ हम बात करें किसका, पशुपालन को, कि जो पहले जंगली पशु हुआ करते थे उन पशुओं को मानव ने कौन से पशु बनाया, पेट एनिमल बनाया, उनको पालतू पशु बनाया। इसके अलावा विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, यानी निर्माण और विनिर्माण। आखेट यानी शिकार, पहले मानव शिकार करता था तो मानव उतने ही शिकार करता था कि उसकी स्वयं की और उसके परिवार की जो खाने संबंधी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन वर्तमान समय में जो शिकार किया जा रहा है वो प्रोफेशनल हंटिंग है, वो प्रोफेशनल वह यानी व्यापारिक स्तर के लिए इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। खनन यानी माइनिंग प्रोसेस है। इसी के साथ साथ हम बात करें उद्योग है कि मानव ने अपने मानवीय श्रम की सहायता से किसका निर्माण किया, उद्योगों की स्थापना की है। इसी के साथ साथ क्या है, वन है, यानी मैं प्राकृतिक वनस्पति की बात करूं और कृत्रिम वनस्पति की बात करूं तो प्राकृतिक वनस्पति के योगदान में, प्राकृतिक वनस्पति के विकास में, उसकी वृद्धि में मानव का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। अर्थात वह प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक परिस्थितियों के आधार पर अपना समायोजन वहाँ पर बनाए रखती है, अपने समायोजन के अनुसार अपने आप को वहाँ पर ग्रोथिंग में, वृद्धि में, विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। वह व्यापार, मुख्य रूप से बात करें हम मानव के व्यापार की, तो मानव का व्यापार भी हम उसके सांस्कृतिक भूदृश्य में शामिल करते हैं, क्योंकि मानव अपने व्यवसाय के द्वारा अपने परिवार की आजीविका को चलाता है। जब मानव कम दूरी का व्यापार करता है, अपने आसपास के क्षेत्र में ही व्यापार करता है, तो इस प्रकार के व्यापार को हम स्थानीय या लोकल ट्रेड कहते हैं। मानव एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जब व्यापार करता है तो उसको अंतर्राज्यीय ट्रेड कहते हैं, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जब मानव एक देश से दूसरे देश के मध्य व्यापार करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और जब एक महाद्वीप के देश से दूसरे महाद्वीप के देश के मध्य व्यापार करता है तो उसको कहते हैं हम इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड, यानी अंतर्महाद्वीपीय व्यापार। व्यापार कभी भी वन फैक्टर नहीं होता है, व्यापार कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है, व्यापार दो पक्षीय होता है। ये आप ध्यान से देखिए, व्यापार दो पक्षीय कैसे होता है। व्यापार में एक तो होता है माल को बेचने वाला और दूसरा होता है माल को खरीदने वाला। तो हमें व्यापार के यदि और अलग यानी उसके प्रकार की बात करें तो एक तो होता है व्यापार द्विपार्श्विक और एक व्यापार होता है बहुपार्श्विक। देखिए व्यापार कालिक यानी एक खरीददार के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर, संख्या के आधार पर भी व्यापार कितने प्रकार का होता है, व्यापार दो प्रकार का होता है। जब एक मार्केट में, एक बाजार में लेने वाला होता है और दूसरा उस माल को बेचने वाला होता है, तो वो द्विपार्श्विक, दो पक्ष हो गए, एक लेने वाला एक बेचने वाला, उसको द्विपार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है किनारे या सिरे। तो मैं द्विपार्श्विक की आपसे व्यापार की मैं द्विपार्श्विक की बात कर रहा हूँ, तो वह व्यापार कौन सा पार्श्विक कहलाता है, वह व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। जब बाजार में एक से ज़्यादा बेचने वाले और एक से ज़्यादा खरीदने वाले होते हैं, जब बाजार में एक से ज़्यादा बेचने वाले और एक से ज़्यादा खरीदने वाले होते हैं, तो इस प्रकार के व्यापार को हम कौन सा व्यापार बोलते हैं, इस प्रकार के व्यापार को बोलते हैं हम बहुपार्श्विक व्यापार, यानी मल्टीपल ट्रेड। यानी बहुत कई तो बेचने वाले होते हैं
और कई खरीदने वाले होते हैं। तो इस प्रकार का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? मानव के द्वारा संपादित किया जाता है। तो हम ये बात तो कर ही रहे हैं ना, मानव निर्मित, यानी उस प्रकार का कृत्रिम वातावरण जो तैयार किया गया है, जो बाजार का जो कृत्रिम जो वहाँ पर माहौल बनाया गया है, वहाँ पर एक कंडीशन तैयार की गई है कि यहाँ पर वस्तुओं को बेचने का और खरीदने का एक ये प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी वस्तु को बेच सकता है और जिस व्यक्ति को इस वस्तु की आवश्यकता है वह व्यक्ति इस वस्तु को खरीद करके उसका नियत मूल्य चुका करके और उसका कंज्यूम कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है। तो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापारिक केंद्र ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है और व्यापारिक केंद्र किसी शहर के क्षेत्र का भी हो सकता है। तो हम ये बात करते हैं तथा व्यापार से, अब देखिए मैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ रहा हूँ, सांस्कृतिक तथ्यों से तथा मानव निवास की बस्तियों, नगरीय जनसंख्या यानी सघनता, सामाजिक संगठन, विज्ञान, सामाजिक संगठन, विज्ञान तथा प्राविधिकी, टेक्निक यूज, विभिन्न प्रकार के टेक्निक यूज, तकनीक के आधार पर पारिस्थितिकीय समायोजन को मापते हैं। यानी ये मेजरमेंट के साधन हैं, ये मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन से? ये सारे मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं कि मानव ने वहाँ की जनसंख्या का आकार कैसा है, जनसंख्या के आकार के साथ साथ वहाँ जनसंख्या क्या सघन रहती है या क्या जनसंख्या वहाँ पर विरल रहती है, इसी के साथ साथ वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है। जब वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर जिस प्रकार का है, जिस प्रकार का वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर है, तो उस सामाजिक स्ट्रक्चर के अनुसार, उस सामाजिक संगठन के अनुसार वहाँ कितने वस्तुओं की आवश्यकता है। उन वस्तुओं की आवश्यकता के साथ साथ मैं आपसे बात करूं कि वहाँ का जो सामाजिक संगठन, वहाँ के विज्ञान, कि वहाँ का विज्ञान कैसा है, किस आधार का है, और वहाँ की टेक्निक यूज, क्या उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवाचार, इनोवेशन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इनोवेशन को हम किसके तहत पढ़ेंगे? हम साइंस के तहत इनोवेशन को पढ़ते हैं। यदि इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, यदि इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह मानवीय आवश्यकता की वहाँ से क्या हो रही है, वहाँ से पूर्ति हो रही है। आज हमने जो कल जिस टॉपिक को हमने प्रारंभ किया था, उस टॉपिक को आज हम समाप्ति की ओर लेके चल रहे हैं। मानव भूगोल का क्या पढ़ रहे थे हम? मानव भूगोल का उद्देश्य, कि मानव भूगोल का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य किस प्रकार से है। मानव यानी अपने जो एम है, इस एम को इस प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करके किस प्रकार से अपने एम को आगे बढ़ाता है, अपने जो उद्देश्य है इन उद्देश्य की पूर्ति किस आधार पर मानव करता है, इन सब की बात आज हम इस क्लास में हमने की है। मुख्य रूप से हम बात करें आपसे कि मानव भूगोल का जो उद्देश्य है वह मानव भूगोल का अध्ययन करने के बाद में क्या मानव का उद्देश्य पूरा हो रहा है या मानव का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। यदि मानव का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो वह शास्त्र जिसके बारे में मानव अध्ययन कर रहा है तो वह मानव के लिए एक उपयोगी शास्त्र के रूप में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव ने उस शास्त्र का अध्ययन इसलिए किया है कि मानव की जो पर्यावरणीय आवश्यकताएं थी और जो मानव की सांस्कृतिक आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ने उस क्षेत्र विशेष के बारे में वहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास किया था। आज हम इस उद्देश्य वाले मानव भूगोल के उद्देश्य वाले टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। मेरी निजी जानकारी के अनुसार आप लोगों तक मैंने बेहतर स्किल्स का प्रयोग करके और मानव भूगोल के उद्देश्य का जो टॉपिक था उसको मैंने विस्तृत चर्चा की है आपसे। और आपको जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपके ज़रूर ये समझ में आएगा। और मेरी
जानकारी के अनुसार आपको बताऊं कि जो हमने मानव भूगोल के जो उद्देश्य को पढ़ा है वो हमने यानी एक निष्कर्षात्मक तौर पर पढ़ा, एक निष्कर्ष के तौर पर पढ़ा है कि जो मानव भूगोल के द्वारा जो मानव का उद्देश्य है वह उद्देश्य किस प्रकार से मानव भूगोल मानव के उद्देश्य को मानव की एक संतुष्टि की ओर लेके जाती है। इस ही टॉपिक का हमारा अगला सब टॉपिक है, इसी लेसन का हमारा अगला टॉपिक है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का स्कोप यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। हम आगे टॉपिक को बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पर लिख रहे हैं मानव भूगोल का क्या विषय क्षेत्र, अर्थात मानव भूगोल का क्या स्कोप है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या स्कोप है। देखिए यदि हम स्कोप की बात करें आपसे, यदि हम स्कोप की बात करें आपसे, तो यदि हम स्कोप के बारे में चर्चा करें तो देखिए स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की हम आपसे बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उस विषय क्षेत्र में हम किस किस तथ्य को शामिल करते हैं, क्या स्कोप है मानव भूगोल का मानव के लिए, क्या वह उद्देश्य मानव के लिए पूरा हो रहा है या क्या वह उद्देश्य मानव के लिए पूरा नहीं हो रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल, जिनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, जिन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की है। इनका एक जो ग्रंथ आता है वह ग्रंथ तो कौन सा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और इनका जो दूसरा ग्रंथ है वह कौन सा है, एंथ्रोपोज्योग्राफी यानी नृ विज्ञान अर्थात मानव का अध्ययन। तो ये जो जर्मन भूगोलवेता हैं जिनको ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता कहते हैं, जिनको जन्मदाता कहते हैं, इन्होंने यानी जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल के ग्रंथ यानी फ्रेडरिक रेडजेल का ग्रंथ कौन सा है, फ्रेडरिक रेडजेल का ग्रंथ है एंथ्रोपोज्योग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ है। अर्थात मैं आपसे बात करूं कि जर्मन भूगोलवेता, कौन सा भूगोलवेता, मैं बात करता हूं आपसे जर्मन भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक, जर्मन भूगोलवेता कौन, फ्रेडरिक, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल के ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी से के ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी से, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल के ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ, एंथ्रोपोज्योग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ, मानव भूगोल का विकास हुआ यानी एक जर्मन भूगोलवेता। तो कल हमने जर्मन भूगोलवेता की बात की थी आपसे, हमने कल जर्मन भूगोलवेता की क्या बात की थी,
हमने कल जर्मन भूगोल वेता की यह बात की थी कि ये कौन से संप्रदाय से हैं फ्रेडरिक रेडजेल महोदय। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय जर्मन संप्रदाय से हैं। इनका संप्रदाय कौन सा है? जर्मन संप्रदाय है। इन्होंने, इनको हम जिस नाम से संबोधित करते हैं वो कहते हैं मानव भूगोल का पिता। ठीक है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। एंथ्रोपोज्योग्राफी इनके ग्रंथ का नाम है। तो हम इनका जो ग्रंथ है यह यूनानी भाषा का शब्द है। इसका यदि हम वर्जन देखें, तो इसी का दूसरा नाम क्या आता है? नृविज्ञान। कौन सा विज्ञान? नृविज्ञान। ऐसा विज्ञान या ऐसा साइंस जिसमें मानव के प्रत्येक पक्ष के बारे में क्या किया जाता है? मानव के प्रत्येक पक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव का जो प्रत्येक पक्ष है उस प्रत्येक पक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम उस अध्ययन की आपसे बात करना चाह रहे हैं। अर्थात जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल के ग्रंथ, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल के ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी से किसका विकास होता है? मानव भूगोल का विकास होता है। अर्थात इसमें मानव भूगोल का विकास हुआ है। एक मैं प्रसिद्ध भूगोलवेता पेसेल के ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। प्रसिद्ध भूगोलवेता प्रसिद्ध जो भूगोलवेता है पेसेल, प्रसिद्ध भूगोलवेता पेसेल का जो ग्रंथ है प्रसिद्ध भूगोलवेता पेसेल के ग्रंथ से भू आकृतिक विज्ञान का जन्म हुआ। पेसेल के ग्रंथ से भू आकृति भू आकृतिक विज्ञान का क्या हुआ? भू आकृतिक विज्ञान का क्या हुआ? जन्म। यानी एक पेसेल भूगोलवेता हैं, प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं। उन प्रसिद्ध भूगोलवेता का एक ग्रंथ था। उस ग्रंथ में ऐसा कहा है, क्या कहा है कि प्रसिद्ध भूगोलवेता पेसेल के ग्रंथ से भू आकृतिक विज्ञान का जन्म हुआ। यानी किसका जन्म होता है? यानी भू आकृतिक विज्ञान का, यानी जो ज्योमोफोलॉजिकल जो साइंस है उसका जन्म होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। वह पेसेल महोदय का ग्रंथ है। कौन से किसका ग्रंथ है? वह पेसेल महोदय का ग्रंथ है। तो पेसेल महोदय के ग्रंथ के अनुसार हम बात करें, एक प्रसिद्ध भूगोलवेता है पेसेल, तो उनका भू आकृतिक जो विज्ञान जो ग्रंथ है, यानी उसका ग्रंथ है, उसमें विभिन्न प्रकार की लैंडफॉर्म की बात की गई है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की बात की गई है। जब यहाँ पर भू आकृतियों की बात की गई है तो हम इसको भौतिक तत्वों में शामिल करेंगे, और यहाँ पर एंथ्रोपोज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो मानव भूगोल से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो मानव के विभिन्न प्रकार के पक्षों की हम यहाँ पर क्या करेंगे? मानव के विभिन्न प्रकार के पक्षों की हम यहाँ पर क्या करेंगे? मानव से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों की बात करेंगे। जब मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के पक्षों की हम बात करेंगे, एक तरफ तो हम मानवीय पक्षों की बात करते हैं,
दूसरे तरफ हम प्राकृतिक या भौतिक तत्वों की बात करते हैं। जब हम प्राकृतिक और भौतिक तत्वों की बात करते हैं, उसी के साथ साथ हम मानवीय तत्वों की बात करें तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह एक भू-आकृतिक जो ग्रंथ है, इसमें हम भौतिक फैक्टर को सामने रखते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इधर जो रेटजल महोदय का ग्रंथ है, उसमें हम मानवीय पक्ष को, मानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के पक्षों को शामिल करते हैं। आज हमने मानव भूगोल का जो स्कोप है, यानी स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके टॉपिक का हमने कुछ जनरल इंट्रो किया है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को, संपूर्ण टॉपिक को हम गति देंगे और इसी के साथ ही हम अगली क्लास में जो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, इस टॉपिक को हम संपूर्णता को लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।